नमस्कार, न्यूज़ गैलरी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोहित शर्मा के बारे में। आपने मोहित शर्मा का बेबाक इंटरव्यू देखा, उनके बातों को सुना, उनके बोल को देखा है। मोहित शर्मा ट्विटर पे तेज़ी के साथ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हुए हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, फिर धीरे धीरे अब वो आए दिन आते ही रहते हैं। अब सवाल ये उठना चाहिए, पूछना चाहिए कि अब मोहित शर्मा कौन है, किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, क्या उनका एजेंडा है, क्या उनके सिद्धांत हैं। ये तमाम सवाल उठने चाहिए। इनके ऊपर वीडियो बनाने का टॉपिक यही है कि ये खुद में एक बहुत बड़े कंटेंट एनालिसिस का मुद्दा है कि 135 करोड़ की आबादी में देखते देखते 24 साल का लड़का सोशल मीडिया पे इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है। तो इनके बारे में, इनके परिचय से और इनसे मुलाकात कराएं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, देख लीजिए, लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको मोहित शर्मा के बारे में रोचक जानकारी मिले। मोहित शर्मा जो हैं वो मूल्य रूप से हिंदुस्तान में हिंदुओं में पंडित एक बिरादरी होती है, कास्ट होता है, उससे ताल्लुकात रखते हैं। कर्नाटका के रहने वाले हैं। 24 साल इनकी उम्र है, 96 इनका डेट ऑफ बर्थ है और इन्होंने कर्नाटका से ही अभी ग्रेजुएशन किया है रिसेंटली। स्कूलिंग पढ़ाई लिखाई सब कुछ इनका वहीं से हुआ है। और मोहित शर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। जैसा कि बताते चले, किसी लोगों को ये भ्रम था कि शायद ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं या फिर कोई क्षेत्रीय पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। तो उन तमाम लोगों के सोच, सवाल, दावे को खारिज करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि मोहित शर्मा एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। विकीपीडिया पर हम लोगों ने काफ़ी इनके बारे में इंफॉर्मेशन सर्च कर कलेक्ट करने की कोशिश की तो वहाँ से पता चला। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक 24 साल का लड़का के अंदर इतना आक्रोश सिस्टम के खिलाफ कि वो सरकार की कड़ी आलोचना करता है मीडिया के सामने और देखते देखते वो लड़का मशहूर हो जाता है। इसके पीछे का कारण यही था कि उसके बातों में दम था, उसके सवालों में तर्क था। जब आप तर्क पे सवाल पूछेंगे, तर्क से सवाल करेंगे तो कब तक लोग आपके विचारों को ठुकराएंगे। एक न एक दिन आपके विचारों को लोग जरूर स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो मोहित शर्मा का जिस तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति में सोशल एक्टिविस्ट के रूप में उदय हुआ है वो काबिलिए तारीफ है। हिंदुस्तान के तमाम युवाओं के लिए भी प्रेरणा है। लोग कहते थे कि राजनीति बूढ़े बुजुर्ग लोग करते हैं, युवाओं का राजनीति से क्या मतलब, लेकिन अब हिंदुस्तान बदल रहा है। बदलता हुआ हिंदुस्तान का ये बहुरंगी तस्वीर है कि इसके फिजाओं में भी युवाओं ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। युवा लोग भी अब राजनीति में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें भी अब नज़र आ रहा है, महसूस हो रहा है कि राजनीति में हो क्या रहा है, घटनाएं घट क्या रही है। मोहित शर्मा के जो शब्द हैं वो कभी कभी इतने तीखे हो जाते हैं पत्रकारों को भी लेकर, और ख़ास करके देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बेटे को लेकर के, जिस पे आए दिन कंट्रोवर्सी हो जाता है। इसमें मोहित शर्मा बताते हैं कि सर, मैं गोदी मीडिया से सवाल पूछता हूँ, उन पे तीखे शब्दों से प्रहार करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो नैतिकता के साथ अपना काम नहीं कर रहे हैं। उनका काम है न्यूट्रल होना, लेकिन वो न्यूट्रल तरीके से काम नहीं करके बायस काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के हम में हम मिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उनका ज़िंदगी जीने का तरीका है, ज़िंदगी में राजनीति को देखने का नज़रिया है, ये आम लोगों से बिल्कुल अलग है। और ये अलग होता हुआ नज़रिया इनको आम लोगों से भी अलग करता है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि मोहित शर्मा के विचार कहाँ तक सही हैं, अब इसका उल्लेख करना, इस पर चिंतन मंथन अध्ययन करना तो मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ये तर्क है जो किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके सवालों में दम है, तभी लोग उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। फैक्ट पे उनके सवाल होते हैं। और अब सवाल से याद आया
कि इस देश में साहब के खिलाफ सवाल पूछने का हिम्मत और जज्बा बहुत लोगों के अंदर नहीं बचा है। जिनके अंदर बचा है वो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन भरपूर कोशिश किया जाता है उसको दबाने का। हिटलर का याद आ जाना लाजमी है। सवाल और जवाब जब हो तो वहाँ हिटलर को जिंदा न रखा जाए तो ये सवाल के साथ बेईमानी होगी। कहा जाता है कि हिटलर जो इतना बड़ा नाजियों का तानाशाह था, प्रतिनिधित्व करता था, जर्मनी के इतिहास ने हिटलर को हमेशा याद किया है और करता रहेगा, क्योंकि जर्मनी और विश्व के लिए नासूर बनकर हिटलर हमेशा पनपता रहा है। और हिटलरवादी सोच कहीं न कहीं आज भी इस समाज में 21वीं सदी में भी कायम है। हिटलर का ऐसा मानना था कि हम जर्मनी के लोग बहुत एक्सट्रीम इंटेलिजेंट हैं, वेल एडुकेटेड हैं और हम काफ़ी समझदार हैं, इसीलिए हमें हक है दुनिया पे राज करने। ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटी सी सोच इसने पूरे विश्व को तबाही में ढकेल दिया, तबाही के मंजर में ढकेल दिया कि हिटलर ने रसिया के सामने एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि हम पोलैंड को कब्जा करके तुम्हें गिफ्ट कर रहे हैं, बदले में तुम हमें अनाज दो। रसिया ने कहा ठीक है। तो हिटलर ने यही काम किया कि पोलैंड को जीत भी लिया और गिफ्ट भी किया, लेकिन उसके पीछे हिटलर के साथी भरे चाल को समझिए कि जब अनाज आ गया रसिया से जर्मनी में पूरा, तो इसके बाद हिटलर ने कहा रसिया को कि आप अपने आर्मी को पोलैंड में डिप्यूट कर दो, पोलैंड अब आपका हुआ। रसिया ने कहा ठीक है। और जैसे ही रसिया की आर्मी पोलैंड में आई, वैसे ही जर्मन आर्मी को हिटलर ने भेज दिया रसिया में। जब जर्मनी के लोग रसिया में गए ऊपर से चढ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने रसिया में काट धाड़ लूट मार मचाया। रसिया की सरकार इसको देख करके सत्ते में आ गई, लेकिन संजोग से रसिया को संभलने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन संजोग देखिए कि रसिया के टॉप पे साइबेरिया है, वहाँ से ठंड हवाएं चली, तो हिटलर के जितने भी सैनिक थे वो ठंड से छूट कर वहीं पे मर गए, क्योंकि ये लोग जो थे जर्मनी के लोग, उनको आदत नहीं था इतना ठंड में सर्वाइव करने का। रसिया के ऊपर बर्फीली वादी है, इसमें कोई शक नहीं है, और रसिया के लोग जो हैं उन लोग थोड़ा मोड़ा तो आदत है ही सर्वाइव करने का। बाद में जब रसिया ने इस पर चढ़ाई किया, अटैक किया, तो एक साथ रसिया जो है अमेरिका, इधर से अमेरिका चढ़ाई कर रहा है, इधर से रसिया चढ़ाई कर रहा है। तो अब जापान और जर्मनी का देखा ही क्या हाल हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक आबादी से बर्बादी का कहानी है, जिसमें एक छोटा सा सोच आ जाता है कि हम बहुत होनहार समझदार हैं और हमें पूरा हक है। तो आप सोचेंगे कि हम मोहित शर्मा से शुरुआत किए थे और हिटलर का चर्चा क्यों किए। ये इसलिए कहें क्योंकि मोहित शर्मा कहते हैं कि हमारे देश में जो साहब का सोच है वो कहीं ना कहीं तानाशाही सोच है, कि दूसरों को नहीं सुनना है और हमेशा हमारा विपक्ष गलत नहीं हो सकता है। अब कोविड को ही देख लीजिए, मोहित शर्मा कहते हैं कि जब वुहान शहर में कोविड का शुरुआत हुआ था, इसको देखते ही राहुल गांधी जी ने फरवरी के दिसंबर में ही, आप करिएगा, जब दिसंबर में वहाँ शुरू हुआ था, और वहाँ की न्यूज़ को देखने के बाद मोहित शर्मा जी ने बताया कि राहुल गांधी ने दिसंबर के अंतिम वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक लगा लीजिए, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर आगाह कर दिया था देश को कि ये वायरस हिंदुस्तान भी पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है पहुंचने से। तो इससे बेहतर है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को स्थगित कर दे, थोड़े दिन के लिए ही अपना इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रैवलिंग से जो कॉस्ट आते हैं, वो फ़्लाइट के न उड़ने से कॉस्ट या वो हमारा वियर एक्सपेंसेस जो हैं वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जान माल का इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन उनके राहुल गांधी के इस बयान को मोदी सरकार ने सीरियसली नहीं लिया, जिसका नतीजा था कि देखा ही आपने कितना भयावह स्थिति गुजर गया हिंदुस्तान में देखने को मिला, और इस बीच कितना जान माल का प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, इसके बारे में कोई कह नहीं सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिरफिरा तानाशाह हो जो अपने जिद और अपने हट पे हो, तो वो अपने साथ साथ अपनी सल्तनत को भी तबाह करने के लिए खुद ही काफ़ी है। उसको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, उसके अजीबोगरीब फैसले ही काफ़ी हैं उस सल्तनत को तबाह करने के लिए, जैसा कि हिटलर ने अपने साथ साथ अपने तमाम आवाम के लोगों को तबाह कर दिया। सिर्फ एक छोटी सी सोच कि हम बहुत सुपीरियर हैं, इसीलिए हमें ही हक है पूरे विश्व पर राज करने का।
तो इस मंशा ने जर्मनी को गर्त में ढकेल दिया और हिटलर की तुलना मोहित शर्मा यहाँ साहब से करते हैं और कहते हैं कि साहब के 3-4 बड़े बड़े फैसले हैं जिसके कारण साहब को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, पड़ेगा और इतिहास में याद किया जाएगा। जैसे कि नोटबंदी है, वो देख लीजिए, नोटबंदी के साथ साथ कोरोना पेंडेमिक का आलम ये, उसके बाद आप हिंदुस्तान में अभी जो है आप देख लीजिए क्या कहा जाता है, आपका पूरा का पूरा हिंदुस्तान का जो बजट है वो 2200 करोड़ का है और 1300 करोड़ मात्र हम लोग जो है वो सालाना रेवेन्यू कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अभी हम लोग टोटल 900 करोड़ के आसपास हर साल लॉस में चले जाते हैं, कम से कम इतना अगर एवरेज माना जाए तो कर्ज में एक तरीके से लोगों का कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति चल रहा है जैसे कि चंडीगढ़ अभी पूरा कर्ज में ही है। तो अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो आने वाले समय में इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन और बदतर हो सकता है। वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे काम करनी चाहिए, लेकिन हाँ, एक 24 साल का लड़का अगर आकर के इन सब चीज़ों पे सवाल कर रहा है, सरकार से सवाल पूछ रहा है, तो हिंदुस्तान की राजनीति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। और हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है तभी इस तरह के सवाल जिंदा है। तो यहाँ पे भी हमें स्वीकारना चाहिए कि आखिर इतना तनाव के बीच में भी हिंदुस्तान में कुछ तो अच्छा है। ये डेमोक्रेसी का ही नतीजा है जिसके बदौलत लोग जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। तो आज की इस डिस्कशन बस इतना ही। अगर हमारे कार्यक्रम को पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।